चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है ना मेरे दोस्त, इस भदोही जिले के अंदर सबसे कम वन प्रतिशत पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी कम वन प्रतिशत की, लेकिन ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है वे सोनभद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सोनभद्र के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है लखीमपुर खीरी। बात करूं सबसे कम वनों की संख्या किस जिले में है, तो सबसे कम वन भदोही जिले में ही पाए जाते हैं। बात करूं उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है ना मेरे भाई, वो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद नगर है ना, इस मुरादाबाद शहर को ही पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सुहाग नगरी या चूड़ी का निर्माण किस जिले में होता है, तो इसके लिए फिरोजाबाद जिला सुप्रसिद्ध जिला हो जाता है। बात करूं ताला नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो ताला नगरी के लिए आपका अलीगढ़ जिला काफी फेमस जिला है। संगम नगरी आपका प्रयागराज को कहा जाता है, और चाकुओं के लिए आपका रामपुर काफी सुप्रसिद्ध जिला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो मैंने ना जाने कितनी बार आपको यह क्वेश्चन करा दिया है। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर उत्तर प्रदेश का देश में चावल उत्पादन करने के मामले में दूसरा स्थान है, तो देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका चावल उत्पादन करने के मामले में पहला स्थान है? तो ऐसा राज्य हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। बात करूं जूट उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो जूट उत्पादन में भी प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य ललित कला अकादमी है, ये आपकी लखनऊ के अंदर स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को लखनऊ के अंदर की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो मेरे दोस्त दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। और इसके बाद जो चीनी अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपका कानपुर के अंदर ही स्थित हो जाता है। लेकिन चीनी से बनने वाला जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित होगा। इसको ध्यान से देखना। चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर के अंदर हो जाता है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आगरा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगरा के अंदर ही आपका सुलहकुल उत्सव भी मनाया जाता है, और ताज महोत्सव का आयोजन भी आगरा के अंदर ही किया जाता है। और आगरा को ही आप लोग पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करूं कानपुर की, तो कानपुर के अंदर आपका मकनपुर का मेला लगता है, व कानपुर को ही आप चमड़ा उद्योग के रूप में भी जानते हैं। बात करूं साबुन नगरी की, तो साबुन का उत्पादन भी सर्वाधिक कानपुर में ही किया जाता है। वाराणसी की अगर बात करूं, तो वाराणसी में दुर्गा जी का मेला लगता है, तथा वाराणसी जो है वो वरुणा व 80 नदियों के बीच बसा हुआ है, इसीलिए इसे घाटों का शहर या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बात करूं मथुरा की, तो मथुरा के अंदर आपका कंस मेला लगता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया आगरा के अंदर आपका बटेश्वर मेला, सुलहकुल महोत्सव व ताज महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त आगरा शहर की जो स्थापना थी ना, वो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाभारत में आगरा का नाम क्या था? तो महाभारत के अंदर आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था, और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? तो जौन सी नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये वही यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फैजाबाद स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यही यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना में मिल जाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले दोनों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिले में चंबल नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी जिले के अंदर चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपरदन भी किया जाता है। इसी के साथ सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करने वाली नदी के रूप में भी चंबल नदी को ही जाना जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है।
चंबल नदी के अगर उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाऊ पहाड़ी से होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो मेरे दोस्त जो कीथम झील है और जो आपका सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये आगरा शहर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बखीरा झील की तो बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर के अंदर स्थित है। सरसई झील आपकी इटावा के अंदर स्थित है जहां पर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। फुल्लर झील आपकी पीलीभीत जिले के अंदर स्थित है और पीलीभीत वही जिला है जहां से गोमती नदी का उद्गम भी होता है। करेला और इतोजा झील आपकी लखनऊ के अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको झील व उनसे संबंधित जिले भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि भीखा झील है, भीखा झील आपकी इटावा के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। मदन सागर झील आपकी झांसी के अंदर है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मदन सागर झील जो है ये आपकी महोबा के अंदर स्थित हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं होगा। बात करूं नेक्स्ट की तो बाल हापारा झील ये आपकी कानपुर के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। और ओंधी ताल झील ये आपकी वाराणसी के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो मेरे दोस्त पंचमहल जो है ना ये भारत के फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फतेहपुर सीकरी के अंदर पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अकबर के द्वारा बनवाई गई कुछ स्थापत्य कला को भी एक बार यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि आगरा का किला, यह भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। जोधाबाई का महल अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। बीरबल महल यह भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यह भी अकबर के द्वारा ही बनवाई गई थी। तो यहाँ से इन स्थापत्य कला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था हुसैन शाह सरकी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सरकी वंश की जब बात हुई है तो सरकी वंश की स्थापना से भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकी वंश की स्थापना 1394 में मलिक सरवर के द्वारा की गई थी, जभी से सरकी वंश का उद्गम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। जैसे कि ददरी मेला, ददरी मेला आपका बलिया के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। नौचंदी मेला आपका मेरठ के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो पंचकुइया मेला है ये झांसी के अंदर नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देवगढ़ में दशावतार मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो देवगढ़ के अंदर जो दशावतार मंदिर है ना, ये मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जेके मंदिर कहां पर है? तो जेके मंदिर आपका कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो यहां पर बात हुई है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की इमारतों की। सबसे पहले तो आपको बता दूं, भारत की कुल मिलाकर 42 धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 42वीं जो धरोहर है वो है कर्नाटक का होयसल। बात करूं ताजमहल व आगरा की, तो ताजमहल व आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था, इसीलिए ताजमहल ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी को 1986 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। स्थापत्य कला की जब बात हुई है तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद नगर सुप्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है ना मेरे दोस्त, वो हो जाता है बलिया। बात करूं सबसे पश्चिमी जिले की, तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है शामली और सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर। इसी के साथ सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तो आपको चारों दिशाओं में जितने भी जिले हैं वे सभी मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब एक बार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है।
तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की जो कुल दूरी है वो है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक जो कुल दूरी है वो है 240 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पिछले हुए दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे कम सीमा है वो मेरे दोस्त एक ही राज्य के साथ लगती है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र जिला ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उस जिले का नाम है सहारनपुर। लेकिन अब ये तो बात थी सबसे कम सीमा वाले राज्य की। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले सीमा बनाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को टच करती है। बात करूं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेश व कितने देशों के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 देश के साथ लगती है। अब आप लोग कहोगे एक देश कौन सा है, तो वह देश हो जाता है नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 7 जिले सीमा बनाते हैं। ये चीज मैंने आपको उत्तर प्रदेश के परिचय नामक क्लास में कवर करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बात हुई है उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जानने से पहले मैं आपको भारत के जनसंख्या घनत्व पर लेकर जाना चाहूंगा। तो एक बार बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह जिला है आपका गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह जिला हो जाता है आपका ललितपुर जिला। तो इस प्रकार से आपको जनसंख्या घनत्व से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वे सभी मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ राजधानी बनी थी वो 1935 में बनाई गई थी। 1935 में लखनऊ को आंशिक राजधानी के रूप में शामिल किया गया, लेकिन 1935 के बाद लखनऊ को यूपी की पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ राजधानियों की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश की एक से ज्यादा राजधानियां रह चुकी हैं। जैसे सन 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की आगरा राजधानी रही थी, परंतु 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही थी। लेकिन 1921 से 1935 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बना दिया गया, परंतु यह राजधानी आंशिक रूप से बनाई गई थी। फिर 1935 से ही लखनऊ को यूपी की पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया था, तो इसलिए 1935 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लखीमपुर खीरी के अंदर ही आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यह वन्यजीव विहार आपका एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, जैसे कि मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर आदि। बात करूं चंद्रप्रभा की, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है यह आपका चंदौली के अंदर पड़ता है और किशनपुर वन्यजीव विहार आपका लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है। बात करूं रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो रानी का चित्र बनाया रानीपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट के अंदर स्थित हो जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, जो कि आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार हो जाता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि आपका ललितपुर जिले के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहां पर स्थित है? तो तारामंडल कहो या नक्षत्रशाला कहो, बात एक ही है। उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारामंडल है यह आपका प्रयागराज के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर यूपी के अंदर कुल तारामंडलों की बात करूं, तो यूपी के अंदर कुल मिलाकर 4 तारामंडल या 4 नक्षत्रशाला हैं, आप लोग बोल सकते हो। पहले नक्षत्रशाला की अगर बात करूं तो जवाहर तारामंडल ये आपका प्रयागराज के अंदर स्थित है। भीमराव अंबेडकर तारामंडल ये आपका रामपुर के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी तारामंडल ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। और वीर बहादुर तारामंडल या वीर बहादुर नक्षत्रशाला आप इसे बोल सकते हैं, तो यह आपका गोरखपुर के अंदर स्थित हो जाता है।
तो ये 4 तारामंडल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगाया जाता? तो कुंभ मेले का आयोजन पूरे भारतवर्ष के 4 स्थानों पर किया जाता है। वे 4 स्थान कौन कौन से हैं? उज्जैन, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, हरिद्वार व नासिक। उज्जैन में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह शिप्रा नदी के किनारे होता है। इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह गंगा नदी के किनारे होता है, और हरिद्वार के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह भी गंगा नदी के किनारे ही किया जाता है। लेकिन नासिक के अंदर जो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वह गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, कुंभ मेले का आयोजन आपका उज्जैन में भी होता है, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन वाराणसी में नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो है आपका आल्हा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बिरहा की, तो बिरहा हुआ या फगुआ हुआ ये आपका पूर्वांचल के लोकगीत है। रसिया की बात करूं या झूला की बात करूं ये आपके ब्रज के लोकगीत हैं। और लांगुरिया जो है ये आपका पश्चिमी यूपी व राजस्थान के अंदर मनाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश के जितने भी सुप्रसिद्ध मंदिर हैं वे सभी कवर करा दिए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो भारत माता मंदिर है ना ये आपका वाराणसी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहां पर हुआ था? तो बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर तारीख की बात करूं तो 1 जुलाई 1938 में इलाहाबाद के लोकनाथ में हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2008 के अंदर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और वे किस घराने से संबंधित थे? तो आपको बताना है ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये किस घराने से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपका किराना अर्थात कैराना घराने से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें ही 2008 के अंदर भारत रत्न भी मिल चुका है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 41520 वाली भर्ती में पूछा जा चुका है। बात करूं किराने घराने की, तो ये जो किराना घराना है यह उत्तर प्रदेश की कैराना तहसील के अंदर पड़ता है। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है और ये ख्याल गायन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर लोकगीत का गायन हमेशा बच्चे के जन्म पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं फगुआ, बिरहा व विदेशिया ये कहां पर मनाए जाते हैं? तो ये पूर्वांचल के अंदर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है ये आपका सीतापुर जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो हरदौल कथा जो है ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 13 जिले आते हैं, जिनमें से 7 जिले तो उत्तर प्रदेश के हैं और बचे हुए 6 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। बात करूं बुंदेलखंड के क्षेत्रफल की, तो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित होता है? तो गढ़ का मेला प्रतिवर्ष गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में ही लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के अंदर 26 मार्च 1927 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले के अंदर निवास करने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो है आपकी माहीगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बैगा की, तो बैगा जनजाति बुंदेलखंड के अंदर पाई जाती है। खरवार जनजाति आपके मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है। माहीगीर आपकी बिजनौर के अंदर पाई जाती है और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रही बात थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति आपकी तराई क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में ये जो तड़वी जनजाति है ना ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है ये फुर्सतगंज रायबरेली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और इस कॉलेज की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राज्य के अंदर पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो है ये आपका सहारनपुर के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरठ को तो आप खिलौनों के सामान के लिए फेमस मानते हैं, कानपुर को आप चमड़ा उद्योग के लिए फेमस मानते हैं, वह सर्वाधिक साबुन का उत्पादन भी कानपुर के अंदर ही किया जाता है। और अयोध्या में हाल ही में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपने यूपी जीके की इस क्लास को भी कंप्लीट कवर कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस पाने के लिए या मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।